हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए या वनडे एग्जाम के लिए जिसमें पॉलिटी आती है उसके लिए हमने अपनी क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम अपना रिवीजन करते जा रहे हैं। तो सारे पर्सन मिलेंगे, एक बार सिर्फ पढ़ना है। और ज्ञान दर्शन सीरीज जो हमारी चल रही है संपूर्ण पॉलिटी की, और इससे पहले मैंने 3 लेक्चर डाले थे, बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने लगभग उसमें 150 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। आज ये चौथा लेक्चर होगा और इसके बाद जो मैं लेक्चर लेकर आऊँगा उसमें हम सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। यानी कि हमारे पास एक लेक्चर और आने वाला है जिसमें लगभग 100 या 125 क्वेश्चन होंगे। आज हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने से पहले, है ना। और एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें आगे काम करने का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं माना जाता जब तक वह कम से कम कितने सालों के लिए उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको भैया वकील, अगर आपको क्या करना है, न्यायाधीश बनना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको कम से कम कितने सालों के लिए एज ए वकील न्यायालय में काम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 साल। अगर आपने 10 साल किसी न्यायालय में काम किया तो आप एक सुप्रीम कोर्ट में वकील बन सकते हो। और हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारे भाग 4 में है, भाग 5 में है, यूनियन संघ में। और ये आर्टिकल 124 से लगाकर चलता है लास्ट तक। उसमें एक 143 आर्टिकल आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है। 147 तक हमारा लास्ट आर्टिकल चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 152 लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए किसी जज को, इस बार जज की बात कर रहा है, वहां पे व्यक्ति की बात कर रहा था, को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने सालों तक काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो आपको हाई कोर्ट में एज ए जज कितने साल आपको कम से कम काम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 5 साल। अगर आप एक नॉर्मल है तो एज ए वकील, एज ए लॉयर आपको 10 ईयर्स काम करना पड़ेगा। अगर आप एज ए जज हैं तो आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 153 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। आपको पता है पंचायत भारत में बलवंत राय मेहता समिति की कमेटी पर रिकमेंडेशन बनी। भारत में 3 स्तरीय पंचायत चलती हैं जिसमें ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत जिसका ब्लॉक भी बोल देते हैं, और जिला पंचायत भी होती है। और आर्टिकल 243 में किसकी बात की गई है? पंचायतों को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 154 लिखा है, त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेयर्स पंचायती राज सिस्टम का विचार किसने दिया था? आप सबको पता है, मैंने बताया था, ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 155 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? हम पहले बात कर चुके हैं। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। अगर हम बात करना चाहें 44 की, तो ये बात करता है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 की बात करेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, सबको पता है। पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 के अंदर आता है। तो 40 का जो आर्टिकल 40 आता है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व आता है, डीपीएसपी आता है। ये भाग 4 में है जो आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक चलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था राजस्थान में। राजस्थान के भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था और ये 2 अक्टूबर की बात थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? देखो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ बच्चों के लिए नया भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो महिला, मतलब हमारी लैंग्वेज में इसको, भाई वेस्ट यूपी में इसको प्रधान बोल देते हैं ना, सरपंच राजस्थान की लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये कौन थी? ये थी छवि राजावत। ये टोंक जिले की रहने वाली थी और ये सबसे पहले भारत ग्राम पंचायत की क्या थी? प्रधान थी, सरपंच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, ठीक है। सेकंड, वे सभी व्यक्ति जिनका नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। बिल्कुल सही बात है, जिनका नाम मतदाता सूची में है वही ग्राम सभा में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के द्वारा घोषित किया गया, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? घोषित किया गया था पहला पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो मतदाता सूची में, उस पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची होती है जो उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। गांव के सभी सदस्य बिल्कुल नहीं होते।
गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं, क्योंकि 18 साल से तो आप कम उम्र में वोट ही नहीं डाल सकते हो, तो आप उसके उस सिस्टम के आप सदस्य कैसे हो सकते हैं। पंचायत क्षेत्र के में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, बिल्कुल सही बात है, जो पंचायत में जो आपके रजिस्टर्ड होंगे, वोटर लिस्ट में जो रजिस्टर्ड होंगे वही सब सदस्य आपके इसके होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 162 भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, कहाँ पर आरक्षण है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, पंचायती राज, उपयुक्त सभी स्तर नहीं, पंचायती राज निकायों में वुमेन्स के लिए क्या है? रिजर्वेशन है। कुछ राज्यों में तो 50% तक रिजर्वेशन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक राज्य है। चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? मैंने अभी बताया, आपका पहला राजस्थान था और राजस्थान के बाद हम जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और राजस्थान दो पहले, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 164, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। बार बता रहा हूं, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था, तो नागौर होगा। और आजकल नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरा भी एक दोस्त है, वो सरपंच है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 165, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? देखो ध्यान रखिएगा, आपका मिजोरम है, आपका मेघालय है, आपका मणिपुर है, आपका नागालैंड है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, गोवा आपको मैंने बता रखा है। इसमें को क्या है? कॉमन सिविल कोड, केवल एक राज्य है। और कॉमन सिविल कोड किस में आता है? आपका आर्टिकल 44 में आता है, नागालैंड। बिल्कुल नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। 165 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए एक बार फटाफट एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से बेहद खुशी मिलती है, ठीक है ना। शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? 3 स्तर की बात करेंगे तो 3 स्तर की बात की थी यहाँ पर बलवंत राय मेहता ने। एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूँ, अशोक मेहता ने की थी 2 स्तर की बात, 2 लेयर्स पंचायती राज सिस्टम की बात की थी अशोक मेहता ने, और ये लागू नहीं हो पाया था। और बलवंत राय मेहता ने की थी 3 स्टेयर्स की, है ना, 3 लेयर की बात की थी। तो यहाँ पर 3 स्तरीय की बात की जा रही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? बार बार वही क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति थी, सॉरी अशोक मेहता तो ने ड्यूल स्टेज द्विस्तरीय की बात की थी। बलवंत राय मेहता ने ही क्या किया था? 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की बात की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए थे? वो एक ही आदमी है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए हम इम्पीचमेंट लेकर आ सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं इम्पीचमेंट लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 भाग चाहिए। तो उप प्रधान को हटाने के लिए भी आपको 2/3 भाग चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। चलिए अब मुझे ऑप्शन बताएंगे, ग्राम जो पंचायत समिति होती है, या ये छोड़िए आपको पता है जो हमारे पास ग्राम पंचायत बनी है उसमें हमारे कितने विषय बात की गई है, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। ऑप्शन 27, 28, 29 और 30 ऑप्शन बताएंगे ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? सब पंचायती राज संस्था, ग्राम सभा भी है, न्याय पंचायत, इसको आप ब्लॉक बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद ग्राम पंचायत में ग्राम सहकारी संस्था नहीं है, ग्राम सहकारी संस्था कोई पंचायती राज सिस्टम का हिस्सा नहीं है। चलेंगे आगे देखेंगे, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान का, बिल्कुल आपको पता है पंचायत राज सिस्टम मनाया जाता है, और आपको पता है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था उसी के द्वारा इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली राइट दिया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये मनाते हैं हम अपने 24 अप्रैल को, हम हर 24 अप्रैल को अपना पंचायती राज दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 72, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? आपको पता है कौन सी होगी? ये ग्राम सभा होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, बिल्कुल पता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? देखो भाई, राज्य समिति तो नहीं हो सकती, पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम सभा होता है। जिला स्तर पर क्या होता है? जिला समिति होती है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की है? ब्लॉक पे क्या होती है? आपकी पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 74, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? तो आपको पता है ये जो है हमारा 73वें संविधान संशोधन 1992 में बनाया गया था। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 175, नेक्स्ट क्वेश्चन,
27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी की थी? मैंने बताया था 50% आरक्षण की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 176, इसमें से कौन सा भारत में पंचायती राज को 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? मतलब जो आपके 3 है, मैंने क्या बताया था आपको, ग्राम पंचायत है आपके पास, उसके बाद क्या है आपका पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसको आप ब्लॉक लेवल पे बोल देते हो, और एक आपका होता है जिला, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो भैया जिला परिषद भी है, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, नगर परिषद नहीं है, ये आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, इसको आप, ये शहर में होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा है, तो मेरे हिसाब से ये मनाया गया होगा आपका 25वां मनाया गया होगा, क्योंकि 2022 में हमने मनाया है 29वां, है ना, 29, तो 18 + 4 22 हो गए, तो 25 + 4 29, 2018 के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर होगा 25वां। अगर हम बात करें 2022 में हमने कौन सा मनाया, तो कौन सा मनाया 29वां। 2023 में मना चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल को, तो कौन सा मनाया होगा आपका 30वां। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए लाया जाता है? तो आपको पता है ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 में। चलिए आगे बात करेंगे, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं 101 संविधान की, तो 101 संविधान जो आपका था ये रिलेटेड था आपका जीएसटी से। किससे? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, है ना। 102 की बात करें तो ओबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया था, ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा दिया था, और 103 के तहत ही हमें ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर थे उनको आरक्षण देने की बात की गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? आपको पता है पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें हमारे पास 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो हमारे लैंड रिफॉर्म भूमि सुधारों से संबंधित थी। तो हम देखेंगे पहला संविधान संशोधन किया गया था हमारा 1951 में, 1951 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 181, 73वां संविधान संशोधन आपको पता है कब किया गया था? 1992 में किया गया था। संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपको पता है ये सारा किससे संबंधित था? ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? आपको पता है ये 73वां संविधान संशोधन था, और 73वां संविधान संशोधन इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखेंगे 183, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो एक मिनट, 74वें में कंफ्यूज मत होना, 74 में हमारे पास जितनी नगर पंचायतें थी, है ना, जिसको आप शहरी, जिसको बोलते हैं ना नगर परिषद, जिसको बोलते हैं नगर परिषद, अभी इलेक्शन हुए, नगर निगम, ये किस में थे? 74 में थे। लेकिन ग्रामीण, जिला, ब्लॉक सब किस में थे? 73 में थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, पता है 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा एक मिनट बैक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, इसमें हम और बात बताते हैं आपको। वित्त आयोग का गठन फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280 में है, ये एक संवैधानिक संशोधन, ये एक संवैधानिक निकाय है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 280 इंपॉर्टेंट वित्त आयोग। आपातकालीन उपबद आपको पता है हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए, ठीक है ना। और ये आपातकालीन हमारे 352, 356, 360 में है। निर्वाचन आयोग जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 में है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, जिसको आप लघु संविधान कहते हो, ये आपका 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी सेक्युलर था ना, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा 42। इसमें हमने पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा था, ठीक है ना। चलिए, और इंटीग्रिटी अखंडता भी जोड़ा था। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिमंडल के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? मैंने बताया था पहली बात तो कि कोई भी जो हमारे पास विधानसभा, लोकसभा, जो भी मंत्री परिषद हो सकती है, उसमें मैक्सिमम 15% लोग उसके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, 15%। जहां पर 40 नंबर ऑफ MLA 40 हैं, तो वहां पर आप 12 बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पूछा ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए 187, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये जो है आप 21 साल के पहले वोट डाला करते थे, फिर उसको 18 कर दिया गया, और ये आपका 61वां
61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और ये हुआ 1989 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। तो 18 वर्ष की उम्र में आप वोट डाल सकते हो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, ठीक है ना। और ये आपको पता ही है, इसमें बार बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या जोड़ा गया था? पंचायत जोड़ा गया था जो 243 से 243 ओ तक है। फिर इसका भाग 9A जोड़ा गया था जिसमें आपने नगर निगम की बात की थी, जिसमें हमने आर्टिकल 243P से लगाकर आर्टिकल 243ZG तक बात की थी। फिर भाग 9B आ जाता है, 9B आ जाता है जिसमें हम बात करते हैं सहकारी समितियों की, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, जहां पर आपका आर्टिकल 243ZG से लगाकर ZT तक चलता है। चलिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? पता है, 52वां संशोधन हमारा है दल बदल से, एंटी डिफेक्शन लॉ। जो देखा ना कि मतलब इलेक्शन लड़ते किसी पार्टी से और भाग जाते दूसरी पार्टी में, तो उसी से रिलेटेड था और ये लाया गया था 1985 में, है ना। 52वां संविधान संशोधन 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल से था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस शेड्यूल में संशोधन करना जरूरी होगा? आपको पता है शेड्यूल पहले में ही है, भारत एक राज्यों का संघ होगा, उसी में बात की गई, तो फर्स्ट शेड्यूल में ही जरूरी होगा। अगर हम देखेंगे दूसरे शेड्यूल में बात की जाती है जो हमारे पास उपराष्ट्रपति, जो हमारे पास राज्य मतलब गवर्नर हैं, ठीक है ना, MP वगैरह हैं, उनकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, वेतन, तो दूसरी में आता है। तीसरी में ओथ लेते हैं, शपथ कैसे लेते हैं, वो आता है। चौथी में आता है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट्स, है ना, तो इस तरह से आता है। और पांचवी में क्या आता है? जो हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके क्षेत्र प्रशासन के लिए व्यवस्था की गई है। चलिए कुल हमारे पास अनुसूची कितनी है? 12। पहले कितनी हुआ करती थी? 8। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो हमारे पास पार्लियामेंट और कोई नहीं है, संसद ही परिवर्तन कर सकती है, पार्लियामेंट। चलिए, और संसद मिलकर बनती है 3 व्यक्तियों से, है ना, बड़ी विवादों में रही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ शायद, है ना, ऐसा कुछ था, नया संसद भवन भारत में बना है, कुछ था उसमें, तो संसद 3 व्यक्तियों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। चलिए, योजना आयोग हुआ करता था, 1950 के दशक में बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसको चेंज कर दिया गया नीति आयोग में। और योजना आयोग का जो लास्ट टाइम पीरियड था ये 31 दिसंबर 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने और इन्होंने इस योजना आयोग का नाम कर दिया गया था बदल के क्या? नीति आयोग। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से भारत में लागू हो गया। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। खैर यहाँ पूछा गया योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है तो मैंने बताया वित्त आयोग, बताया वित्त आयोग आपका 280 में, संघ लोक सेवा आयोग आपको पता है 312 315 में बात किया करता है, राज्य लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग नहीं है, ये एक असंवैधानिक संस्था है। 94 आर्थिक आसूचना परिषद EIC ओके का अध्यक्ष कौन होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर, इसका वित्त मंत्री हमेशा इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे उस समय के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वे ही हमेशा नीति आयोग के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुझे ऑप्शन में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, राज्य सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो ये तमिल भाषा थी। हालांकि तमिल के बाद हमारे पास कन्नड़ भी आई, मलयालम भी आई, लेकिन पहली भाषा कौन सी थी? तमिल थी। नेक्स्ट देखेंगे, 2004 की बात हुआ करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में संबंध में निर्णय लेता है? देखो, फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट वगैरह, लेकिन निर्णय लेगा हमेशा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, गलती से मत लगा दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय। ये अयोग्यता के बारे में बात करेगा, लेकिन इसी के सलाह पर भारत का जो प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, वही डिसीजन लेगा कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसको क्या करना? उसको कुछ नहीं करना होगा, उसको किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैलिड वोट, वैध मत लेने पड़ेंगे और कम से कम 2 सीट जीतनी पड़ेंगी। और ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते हों और कम से कम 2 सीट। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, भारत में कुल 6 दल ऐसे हैं जिनको मान्यता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की, ठीक है। उसमें भारतीय जनता पार्टी BJP है,
INC आपकी नेशनल कांग्रेस है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस है। आपकी आम आदमी पार्टी अभी जुड़ी हुई है ना, अभी जुड़ी है। आपकी नेशनल, आपकी भारतीय BSP है, बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है ना। एक आपकी NNP है, चलो एक आपकी CPI-IM है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 199। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 199 क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 120। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और उसके बाद अभी जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसकी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी एक अच्छी मैराथन लेके आएंगे, है ना। उसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अभी हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट वीक से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको प्लीज़ एक बार आप शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका कौन मतलब निषेध है, मतलब किसकी मनाही है, कौन मतलब इसमें हम कौन सा काम हम इसमें नहीं कर सकते हैं? तो घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे हेट स्पीच। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, हालांकि ये कहने की बातें होती हैं तो ये भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोग बात करते हैं, है ना। निर्वाचन अधिकारों का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही बात है। इसमें से हम तीनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं चुनावों के, जब हमारे पास आचार संहिता लग जाती है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये आपका 200 क्वेश्चन था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैथ्स में अंबू सर पढ़ा रहे हैं, जो लगभग 7 या 8 बार सिलेक्टेड हो चुके हैं ना। CGL की ASO पोस्ट पे, एक्साइज की पोस्ट पे, बैंक में PO की पोस्ट पे, मतलब ढेरों सारे एग्जाम, उन पे हम एक वीडियो बनाएंगे। सर का टाइम मिलेगा तो एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। अभी मार्स एकेडमी मुजफ्फरनगर में जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे 4 बच्चे CGL में अभी जो है सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। एक हाई कोर्ट में बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ है, तो कभी कभी उनसे आपसे मुलाकात कराएंगे। लेकिन आप प्लीज़ एक बार हमारा सपोर्ट जरूर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। तब तक के लिए मयंक सर का आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।